गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अभिषेक सिंह इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रोमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 988वें दिन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी भी जानते हैं कि जैसे आईएफपीएच फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में ये अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता था। तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी इसका आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी की विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों को इस पास ज्ञान का साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना है। आइए, आज के इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। हेलो। वेट अ मिनट मैम, वेट अ मिनट, आई एम जस्ट स्टार्टेड नाउ। सो हैव यू आपने सुना भी जो मैंने बोला? ओके। अभिषेक श्योर श्योर या ओके। तो धन्यवाद। आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं आज की इस बैठक के मुख्य अतिथि एवं वक्ता डॉक्टर तमन्ना कसाना मैम का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैम ने बीएचएमएस किया है, पीजीडीसीपी किया है एंड डीएनवाईएस किया है। डॉक्टर तमन्ना जो करेंटली गाजियाबाद में अभी प्रैक्टिस कर रही हैं। मैम आईवीएफ कंसल्टेशन के तौर पर भी काम करती हैं और गाजियाबाद होम्योपैथिक फिजिशियन मेडिकल एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी भी हैं। मैम ने मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 कंप्लीट किया हुआ है प्रिडिक्टिव होम्योपैथी में। एंड मैम पीडियाट्रिक केसेस में भी स्पेशलाइज्ड है। अब मैं मैम से आग्रह करूंगा कि कृपया अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। ओवर टू यू मैम, यू कैन स्टार्ट नाउ। thank you so much, Abhishek. ओके मैम। So, thanks to the platform itself again inviting me to present the topic ADHD and homeopathy. Yeah, just a minute. स्क्रीन विजिबल है आपको? यस मैम। Actually, we are having our association program today. ओके ओके। या 8 बजे से है, सो पहले प्रेजेंटेशन फिनिश करते हैं, ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यस मैम। या सो एडीएचडी एंड होम्योपैथी हमारा टॉपिक है आज का। एडीएचडी इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, अटेंशन डेफिसिट, डेफिसिट मींस किसी भी चीज की कमी हो जाना। ओके। एंड हाइपर एक्टिविटी, एक्टिविटी वो होती है कोई भी आप काम कर रहे हो, इधर यू आर स्टडिंग, रीडिंग या किसी भी तरीके का कुछ भी चीज कर रहे हो, इट कम्स अंडर एक्टिविटी। सो स्क्रीन विजिबल है आपको? यस मैम, इट्स ये दिख रहा है। ओके। So as you can see the screen, attention deficit hyperactivity disorder, also known as hyperkinetic disorder. सॉरी मैम, पीपीटी ब्लैंक है अभी। यहाँ से तो विजिबल है। जस्ट अ मिनट, लेट मी शेयर इट अगेन। ओके मैम। Yeah, so attention deficit hyperactivity disorder, also known as hyperkinetic disorder, is one of the most common childhood disorders affecting school age children. सबसे ज्यादा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बच्चों को अफेक्ट करता है। बच्चों में हमें कैसे पैटर्न देखने को मिलेंगे, जैसे कि इन अटेंशन, हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी। इन अटेंशन, हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी, इन्हीं को मिला के हम एडीएचडी डिसऑर्डर डायग्नोस करते हैं। So, children with ADHD often struggle with academic underachievement. अब हम तीनों चीजों को डिटेल में समझेंगे। इनअटेंशन क्या होता है, हाइपर एक्टिविटी क्या होता है, एंड इम्पल्सिविटी क्या होता है। एडीएचडी की वजह से बच्चों को स्कूल में प्रोग्रेस करने में प्रॉब्लम आती है, लोगों के साथ रिश्ते बनाने में प्रॉब्लम आती है, कैसे बात करें कैसे नहीं करें। और लो सेल्फ एस्टीम भी कुछ बच्चे फेस करते हैं, लो कॉन्फिडेंस बेसिकली। सो दिस द डिसऑर्डर फ्रीक्वेंटली को अकर्स विद अदर इमोशनल, बिहेवियरल, लैंग्वेज एंड लर्निंग डिसऑर्डर्स। सो इट अफेक्ट्स पूरे
मोस्ट कॉमन इन बॉयज एंड गर्ल्स। जेनेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर किसी के पेरेंट्स को या फैमिली में एडीएचडी चलता रहा है, सो बहुत ज्यादा संभावना है कि आने वाले जनरेशन में भी सेम चीज प्रोग्रेस करे। न्यूरोकेमिकल फैक्टर्स, वी ऑल सबको ही पता है कि हमारी जो ब्रेन की जो सिग्नल हमारे न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, लाइक डोपामिन, सेरोटोनिन एंड ऑक्सीटोसिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ये सारी चीजें हमारे मूड डिसऑर्डर्स या हमारे डेली रूटीन को बहुत इजीली अफेक्ट करती है और उनको फंक्शन भी करती है, अच्छे से चैनल भी करती हैं। सो डोपामिन डेफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विथ हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी इन एडीएचडी केसेस। नॉर एपिनेफ्रिन डेफिशिएंसी इज लिंक्ड टू इनअटेंशन। अभी हमने बात की एडीएचडी किससे बना है, हाइपर एक्टिविटी, वो कोई भी एक्टिविटी आप बहुत ज्यादा कर रहे हो, हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी से बना है। हेलो। यस मैम, यस मैम। या पेरीनेटल फैक्टर्स, जैसे कि मैटरनल स्मोकिंग या अल्कोहल यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वो महिला जो कि बहुत ज्यादा सिगरेट, टोबैको, अल्कोहल का कंजप्शन करती हैं, यूज करती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और बिफोर प्रेगनेंसीज, तो ऐसे बच्चों में भी एडीएचडी होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। साइकोसोशल फैक्टर्स, जैसे कि अनस्टेबल फैमिली एनवायरनमेंट, मैटरनल मेंटल इलनेस, पेरेंटल सब्सटेंस अब्यूज, पर्टिकुलरली अल्कोहलिज्म। आप देखते हैं जैसे कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो डेली बेसिस पे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, या कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जिनके बीच में कॉन्टिन्यूसली फाइट्स चलती रहती हैं। कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, अपब्रिंगिंग नहीं कर पाते उनके साथ में रह के, सो दे नैनी या फिर फॉस्टर केयर में वहां पर बच्चों को रख देते हैं कुछ टाइम के लिए। ओके, तो ऐसे कंडीशंस अगर किसी की फैमिली में है या चल रही हैं, तो हो सकता है आने वाले टाइम पे बच्चे को एडीएचडी डेवलप हो जाए। Yeah. अब आते हैं टाइप ऑफ एडीएचडी। पहला है इनअटेंटिव टाइप। इनअटेंटिव टाइप आप कैसे डायग्नोस करोगे कि इस बच्चे को एडीएचडी तो है बट वो कौन सा टाइप है। पहला है इनअटेंटिव। इसमें क्या क्या चीजें होंगी, डिफिकल्टी सस्टेनिंग अटेंशन, बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाएगा, किसी भी एक चीज पे फोकस नहीं कर पाएगा एक टाइम पे। इजीली डिस्ट्रैक्टेड, कोई भी काम वो कर रहा है उससे बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाना। ऑफन डजंट फॉलो थ्रू ऑन इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, आप बच्चे को कोई भी एडवाइस करोगे कि बेटा ये काम कर लो, ये काम कर लो, स्पेशली आप नोटिस भी करते होंगे क्लिनिक पे आके जो मदर होती हैं वो बोलती है कि इसको कुछ भी काम बोलो वो नहीं करता, तो वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते। फ्रीक्वेंटली लूजेस आइटम्स, कुछ भी चीजें होती हैं वो इजीली उसको खोकर आ जाते हैं। फॉरगेटफुल इन डेली एक्टिविटीज, जो भी डेली की एक्टिविटीज है उसको बहुत जल्दी भूल जाना। अवॉइड टास्क रिक्वायरिंग सस्टेन्ड मेंटल एफर्ट, कोई भी ऐसा काम हो जिसमें मानसिक उपयोग बहुत ज्यादा होता हो, जैसे कि मैथ्स हो गई, कैलकुलेशंस हो गई, ऐसे सब्जेक्ट को बच्चा अवॉइड करेगा। नेक्स्ट। तो आई होप आपको इनअटेंटिव टाइप क्लियर हो गया हो। सो बेसिकली इनअटेंटिव में बच्चे का अटेंशन एक पर्टिकुलर काम पर नहीं रहेगा, चीजों को जल्दी जल्दी भूलेगा, डेली एक्टिविटीज को भूलेगा, और कोई भी इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करेगा किसी भी पेरेंट के या कोई भी एल्डर या बच्चा उनको बोल रहा हो। नेक्स्ट है हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव टाइप। नाम से ही पता चल रहा है बहुत ज्यादा एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी। इसको हम कैसे पता करेंगे कि इस पर्टिकुलर लड़के को या लड़की को, इस बच्चे को हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव टाइप एडीएचडी है। सिम्टम्स में इंक्लूड लाइक फिजिटिंग और स्क्वर्मिंग इन सीट, बैठे बैठे हाथ पैर हिलाते रहना, बैठे बैठे गर्दन हिलाते रहना, ठीक है, ऐसे ऐसे आगे पीछे होते रहना। बहुत डेली रूटीन में आप नोटिस करोगे बच्चे ऐसे मिलते हैं। ठीक है, डिफिकल्टी रिमेनिंग सीटेड, एक जगह पर वो नहीं बैठ पाएंगे, दे जस्ट रिवॉल्व अराउंड द क्लिनिक और क्लास, घर, कहीं भी बच्चा हो एडीएचडी का वो एक जगह पर नहीं बैठेगा अगर उसको हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव टाइप एडीएचडी है तो। ठीक है, एक्सेसिव टॉकिंग इंटरप्टिंग अदर्स, कोई भी चीज हो, कोई भी काम वो एक्सेस में करेंगे, जरूरत से बहुत ज्यादा। ठीक है, इतना बोलेंगे, इतना बोलेंगे कि सामने वाले को भी चुप करा देंगे, या उनकी बातों को काटेंगे, उनकी बातों के बीच में बोलेंगे, बड़ों के बीच में। नेक्स्ट इज इम्पेशेंस और डिफिकल्टी वेटिंग टर्न। ठीक है,
इम्पेशंस है बहुत ज्यादा, और डिफिकल्टी है वेटिंग टाइम। मतलब जैसे ही क्लास में टीचर ने पूछा कि किसको इसका आंसर आता है, तो वो बच्चा अपना हाथ तो उठा लेगा, आंसर के लिए सबसे पहले वो बोल देगा, और बच्चों पर मैम जाए ना जाए सबसे पहले आंसर वो करेगा। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल चिल्ड्रन, वो बच्चे जो एडीएचडी से सफर कर रहे हैं उसमें हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वो बिल्कुल भी धैर्य नाम की उनकी लाइफ में कोई चीज नहीं होती। और एक्टिंग विदाउट थिंकिंग, अब आप खुद ही सोच सकते हैं, वो बच्चे जो हर चीज में जल्दी 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 करे, जल्दी का काम कभी भी परफेक्शन और एक तरीके के साथ नहीं हो सकता। तो कुछ भी बोलने के चक्कर में बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कंबाइंड टाइप। कंबाइंड मतलब इनअटेंटिव और हाइपर एक्टिव इम्पल्सिविटी का कॉम्बिनेशन, जहां पे आपको ऐसा भी हो सकता है सेम टाइम पे बच्चा इनअटेंटिव भी मिले और सेम टाइम पे हाइपर एक्टिव भी मिले। सो दैट इज कंबाइंड टाइप एडीएचडी। आई होप इट्स क्लियर। आवाज आ रही है सबको? यस मैम, क्लियर है आवाज। ओके, तो अभी हमने टाइप्स डिस्कस किए, और इन्हीं टाइप्स को मिला के हमारे सिम्टम्स हमें पेशेंट में मिलेंगे, जैसे कि पुअर अटेंशन स्पैन एंड डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, ध्यान नहीं लगा पाना अच्छे से, इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाना, विच इज अ टाइप ऑफ इनअटेंटिव एडीएचडी डिसऑर्डर। इनएबिलिटी टू कंप्लीट टास्क फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, स्टार्ट से फिनिश तक वो टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अभी हम इस सिम्टम को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इनअटेंटिव टाइप का होगा, हाइपर इम्पल्सिविटी टाइप होगा। तो ये इनअटेंटिव टाइप एडीएचडी, क्योंकि अगर बच्चा हाइपर एक्टिव इम्पल्सिविटी होगा तो वो तो स्टार्ट क्या, वो फिनिश कब का कर चुका होगा जब तक इनअटेंटिव वाला बैठा रह जाएगा। नेक्स्ट इज इजीली डिस्ट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल स्टिमुलाई, छोटी मोटी चीजों से इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाना। डिफिकल्टी सस्टेनिंग अटेंशन ड्यूरिंग टास्क और प्ले, फ्रीक्वेंट केयरलेस मिस्टेक ड्यू टू लैक ऑफ फोकस। ठीक है, लैक ऑफ फोकस है इन बच्चों में बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से बार बार मिस्टेक्स ये करते रहते हैं। टेंडेंसी टू ओवरलुक डिटेल्स इन वर्क और एक्टिविटीज। ठीक है, ओवरलुक मतलब जो भी एक्टिविटी या काम उनको दिया गया है उसको तरीके से नहीं देखते, तरीके से नहीं फिनिश कर पाते हैं। ट्रबल ऑर्गेनाइजिंग टास्क और एक्टिविटीज, frequently loses items necessary for tasks, example books, tools or stationery. ओके, डिफिकल्टी फॉलोइंग थ्रू ऑन इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, कुछ पेरेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि ये बच्चा, हम इसको कुछ भी दिला दें सब हो के आ जाता है या भूल के आ जाता है। ओके, तो ये एक सिम्टम बहुत ज्यादा वेटेज कैरी करता है, अगर पेशेंट बच्चा जो है हमारा वो डेली बेसिस पे सारी चीजें खो के आ रहा है, भूल के आ रहा है, इसको हम नॉर्मल उसमें कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, तो वी कैन थिंक अबाउट एडीएचडी इन सच केसेस, अगर बाकी के भी सिम्टम एग्री करते हैं तो। ओके, डिफिकल्टी फॉलोइंग थ्रू ऑन इंस्ट्रक्शंस, अंडर अचीवमेंट। अब जैसे डिफिकल्टी फॉलोइंग थ्रू ऑन इंस्ट्रक्शंस में, जैसे लाइक क्लास में बच्चा है, वो हिले जा रहा है बार बार, उसको बार बार राउंड लगाना है क्लास का, बैठ नहीं पा रहा है, टीचर बार बार बोले जा रहा है सिट डाउन सिट डाउन, सिट एट वन प्लेस, यहाँ से हिलो मत, तो वो बच्चा फॉलो ही नहीं कर पाएगा। नॉट बिकॉज वो जान के कर रहा है, नहीं, वो उसके अंदर हाइपर इम्पल्सिविटी का डिसऑर्डर है, इस वजह से वो ऐसी एक्टिविटीज हो रही है उसके साथ। ओके, अंडर अचीवमेंट इन एरियाज वेयर द इंडिविजुअल शोज हाई पोटेंशियल, सच एज academics, प्रोफेशनल सेटिंग्स और एथलेटिक्स। अंडर अचीवमेंट मतलब कोई चीज हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो एकेडमिक्स में भी ऐसे बच्चे वीक रह जाते हैं, पढ़ाई लिखाई में, स्पोर्ट्स में, गेम्स में। ओके, एंड प्रोफेशनली लेटर ऑन। नेक्स्ट इज हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी, फिजिकल और वर्बल ओवर एक्टिविटी। ठीक है, फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव रहेंगे और वर्बली भी, वही बोलने वाले भी ज्यादा, घूमने फिरने चलने वाले, हिलने डुलने वाले भी सबसे ज्यादा मिलेगा इसमें। appears to be constantly in motion as if driven by a motor, कॉमनली बोलते भी हैं कि ये तो ऐसे भागता है, घूमता फिरता रहता है जैसे इसमें इसमें इसके पैर में पहिए लगे हुए हो, इस एज इफ ड्रिवन बाय अ मोटर। ठीक है, ऐसा कांस्टेंट मोशन बच्चों में इस तरीके का, तो वी कैन थिंक अबाउट हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी एडीएचडी। डिफिकल्ट स्टेइंग स्टिल, ठीक है, चुपचाप बैठे रहने में उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है।
एक्सेसिव मूवमेंट सच एज फिजिटिंग, स्क्वर्मिंग और टैपिंग हैंड्स एंड फीट। ठीक है, बार बार ये मूवमेंट्स वो करते रहते हैं, कभी डेस्क पे टैप करना, बार बार इधर उधर हिलते रहना। रेस्टलेसनेस स्पेशली इन सिचुएशन रिक्वायरिंग काम बिहेवियर। ओके, टॉक करते हैं और बहुत जल्दी जल्दी बात करते हैं। इंटरप्ट्स कॉन्वर्जेशन और एक्टिविटीज ऑफ अदर्स। जस्ट अ मिनट। डिफिकल्टी रिमेनिंग सीटेड इन स्कूल और अदर सेटिंग्स। ओके, एंड एक जगह स्कूल में सीट पर बैठने पे उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। इम्पेशेंट एंड स्ट्रगल्स विद वेटिंग देयर टर्न और स्टैंडिंग इन लाइन। ठीक है, कोई भी अगर आपका ये स्कूल में जो भी असेंबली की लाइन लगती है, प्रार्थना करने के लिए सुबह जो लाइन लगती है, उसमें भी वो इधर उधर हिलते डुलते रहेंगे, कभी भी पेशेंटली और पैटर्न नहीं फॉलो कर पाएंगे, ना ही किसी की इंस्ट्रक्शंस इजीली फॉलो कर पाएंगे। मूवमेंट इज इक्वल टू हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी। ओके, एक्सेसिव मूवमेंट। सो आई होप अभी इजीली समझ आ गया होगा इन अटेंटिव एडीएचडी एंड हाइपर एक्टिव इम्पल्सिविटी एडीएचडी में क्या क्या डिफरेंसेस है और कैसे हम पता लगाएंगे। नेक्स्ट इज जीएनएम कॉन्फ्लिक्ट। एडीएचडी का जो दिया गया है दैट इज जीएनएम परस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो उसमें आपका ऑफन द लर्निंग डिफिकल्टी स्टार्ट आफ्टर द सेपरेशन फ्रॉम वन ऑफ द पेरेंट और फ्रॉम बोथ। ओके, कोई भी ऐसा सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट जिसमें मम्मी पापा सेपरेट हो गए हों और दोनों ही नहीं है विद द किड, वहां पे ऐसे चिल्ड्रंस और ऐसे सिम्टम आने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। Next is after the mother goes back to work and when the parents constantly argue and are too busy to spend time with their child. Very very important nowadays. मदर्स जो कि टेक केयर नहीं कर पाती हैं द वे दे शुड डू, उतना टाइम नहीं दे पाती हैं, वर्किंग है बहुत ज्यादा, एंड पेरेंट्स कॉन्स्टेंटली आर्ग्यू करते रहते हैं इफ दे आर टुगेदर, और बहुत ज्यादा बिजी हैं कि वो अपने बच्चे के साथ जितना समय उनको बिताना चाहिए नहीं बिता पाते। तो ऐसे में बच्चा फील लोनली एंड द सिम्टम्स में अराइज ऑफ द एडीएचडी, ऐसे सिम्टम्स आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि अटेंशन उनको नहीं मिल रहा है जो उनको चाहिए, एंड दिस इज ऑल अबाउट एडीएचडी। So diagnosing ADHD, DSM-5 criteria is, what is DSM-5 criteria is diagnosis and statistical manual of mental disorders. Okay, अब हमारे पास केस आया है किसी भी बच्चे का, बट हम उसको डायग्नोस कैसे करेंगे, हाउ शुड वी, मतलब कैसे हम पता लगाएंगे कि ये प्योर केस ऑफ एडीएचडी है या तो इनअटेंशन है, हाइपर एक्टिविटी है। कोई भी सिम्टम्स जो कि 6 महीने से ज्यादा उसमें परसिस्ट कर रहे हैं, चलते आ रहे हैं लगातार। ओके, और उन सिम्टम्स की वजह से बच्चे की खुद की लाइफ पे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है, इंक्लूडिंग एकेडमिक, सोशली, और जो भी वो एक्टिविटीज करता है काम, सब में अगर इम्पैक्ट आ रहा है उन सिम्टम्स की वजह से जो कि लास्ट 6 मंथ से कॉन्टिन्यूसली हो रहे हैं, तो हम ऐसी चीज को एडीएचडी में कंसिडर करेंगे। ओके, so inattention and hyperactivity. Inattention means often fails to give close attention to details and makes careless mistake in school, work or other activity. So केस टेकिंग में इस चीज का बहुत ज्यादा ही रोल प्ले करता है कि हम बच्चे के मदर या फादर से ये क्वेश्चन पुट अप करें कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बच्चे के लिए क्या रिमार्क्स देते हैं उसके टीचर्स। ओके, इंक्लूडिंग सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज भी क्या टीचर उस बच्चे के बारे में क्या बोल रहा है, उसके बिहेवियर को लेके क्या बोल रहा है, क्या उसको रिमार्क्स मिल रहे हैं पीटीएम में, एंड और ऑल अदर बच्चों के साथ उसका कैसा कोऑर्डिनेशन है। ओके, तो ये सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं टू डायग्नोज एडीएचडी, एंड डेफिनेटली अपनी होम्योपैथिक केस टेकिंग में तो काफी इंपॉर्टेंट है ऐसी चीजें। ऑफन हैज डिफिकल्टी सस्टेनिंग इन अटेंशन इन टास्क और प्ले एक्टिविटीज, often doesn't seem to listen when spoken to directly, does not follow instruction। ये वही चीजें हैं जो अभी हमने डिस्कस किया है इन अटेंशन एडीएचडी टाइप में। अवॉइड्स, डिसलाइक और रिलक्टेंट टू एंगेज रिक्वायरमेंट ऑफ, ठीक है, वो चीजें जहाँ पे माइंड का बहुत ज्यादा यूज हो, ऐसी एक्टिविटीज वो पर्सन नहीं ऐसा बच्चा नहीं करना पसंद करता।
और छोटी छोटी चीजें भूल आते हैं स्कूल में या घर में, खो देते हैं चीजों को, और डिस्ट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल स्टिमुलाई। नेक्स्ट इज हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी, वही सारी चीजें हैं अगेन। बार बार पैर हिलाना, एक जगह पर नहीं बैठना, किसी दूसरे के क्वेश्चन जैसे ही उसने पुटअप किया, क्वेश्चन तक नहीं खत्म हुआ है, तुरंत आंसर दे देना। तो हम बहुत इजीली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे सिम्टम्स हमारे होम्योपैथिक की कई सारी रेमेडीज में भी है सेम। ओके, बट खाली एक सिम्टम पे हमें दवाई नहीं देनी है, हमको सारा टोटालिटी लेके ही मेडिसिन देना है। ओके, ऑफन हैज डिफिकल्टी वेटिंग फॉर टर्न। सो इनमें से कोई भी सिम्टम अगर 6 महीने से ज्यादा किसी भी बच्चे में लगातार चलते आ रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी पर्सनल, प्रोफेशनल, एकेडमिक लाइफ, सोशल लाइफ खराब हो रही है, तो हम एडीएचडी डायग्नोस कर सकते हैं उस केस को। सेम। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। ओके, केस हमने ले लिया, मेडिसिन हमने दे दी, बट उसके साथ साथ मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा ऐसे केसेस में रोल प्ले करता है, लाइक बिहेवियरल थेरेपी। हम बच्चों को बिहेवियरल थेरेपी के लिए बोल सकते हैं, या आजकल तो अलग अलग थेरेपिस्ट भी हैं, हम उनसे बात करा सकते हैं, पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं कि आप इनके लिए थेरेपिस्ट लगवाओ। ओके, स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज ऐसे बच्चों के लिए प्रोवाइडेड है। सोशली स्किल्स ट्रेनिंग, ठीक है, सोशली आप कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो, और आपका ये फैमिली, बेसिकली मदर फादर को भी हम काउंसिल कर सकते हैं कि आप दोनों को कैसे टर्म्स बना के रखनी है, बच्चों के सामने कैसे बात करनी है, कैसे नहीं। ओके, एंड इफेक्टिव पेरेंट स्ट्रेटजीज। ओके, कुछ पेरेंट्स बहुत ज्यादा बच्चों पर प्रेशर बना के रखते हैं, कंपेयर करते हैं बच्चों को दूसरों के बच्चों के साथ, विच इज नॉट गुड। ओके, सो हम पेरेंट्स को भी साइड बाय साइड काउंसिल करके चलेंगे। सो अभी एडीएचडी में कोई डाउट हो किसी को तो वी कैन क्लियर। अभी फिर हम केस डिस्कस करेंगे और एडीएचडी के। एनी क्वेश्चंस? हेलो अभिषेक, यस मैम। या किसी का कोई क्वेश्चन, मैम क्वेरी? चैट बॉक्स में अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। Okay, okay. So I hope it's clear. ADHD is attention deficit hyperactivity disorder. Deficit is an inattentive type and hyperactivity include hyperactive and impulsivity type. दोनों अगर सेम केस में मिल रहे हैं तो दैट इज कंबाइंड टाइप एडीएचडी। ओके, सिम्टम्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और हमें क्या ढूंढना है केस में वो भी हम पता लगा चुके हैं। सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट, स्टक कॉन्फ्लिक्ट, पेरेंट्स के बीच में क्या टर्म्स हैं, या स्कूल में बच्चे के क्या चल रहा है। ओके, तो ये सारी चीजें कोऑर्डिनेट करके केस टेकिंग में वी कैन डिग आउट द सिम्टम्स एंड कैन रेपर्टराइज द केस एज पर द totality. So let's discuss the cases. स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। So this is a case of a 5-year-old female. ये वाला पुराना केस है। पेशेंट केम विद द मदर। तो थोड़ा सा हमें विजिलेंट रहना पड़ता है बच्चों के, कोई भी केस हो, कि पेशेंट कैसे एंटर कर रहा है, क्या वो फील कर रहा है, व्हाट अबाउट आई मूवमेंट, ईयर, जो भी है उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या बोल रही है बेसिकली। सो पेशेंट केम विद हर मदर। हर मदर टोल्ड अबाउट द पेशेंट दैट शी इज सफरिंग फ्रॉम वायलेंट बिहेवियर सिंस लास्ट 2 to 3 years। ओके, तो उसकी मम्मी ने आते ही बोला कि ये बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, बहुत एग्रेसिवली बिहेव करती है लास्ट 2 से 3 साल से। अब ये तो एक नॉर्मल सिम्टम हो गया गुस्सा, और उसमें भी क्या कर रही है वो हमें पूछना है। जैसे कि सुबह से लेकर रात तक एक ही बात को बार बार बोलती रहती है, बहुत जिद्दी है, और छोटी सी है पर गुस्सा बहुत ज्यादा करती है, गुस्से में दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है। ओके, तो ये वर्ड्स थे उनके पेरेंट्स के। सो नाउ पेशेंट अपीयर्स टॉप टू बॉटम। जो लड़की थी वो 5 साल की, ऊपर से लेके नीचे तक उसने क्या क्या पहना हुआ था, स्टिल हैव, अभी उसका फोटो भी है मेरे फोन में। पिंक हेयर बैंड जिसमें कि व्हाइट कलर के मोती लगे हुए थे, पिंक कलर की फुटवेयर, व्हाइट कलर का टॉप पहना हुआ था, और पिंक स्कर्ट। ओके,
Jeez. How slide. Just a- Okay. So treatment history: took allopathic from psychiatrist, no relief, went to Maulvi also. Okay. So उनका रिलीजन बेसिकली इस्लामिक था, तो उन्होंने अपनी तरफ से भी जो जो वो कर सकते थे वो सब किया, प्लस एक न्यूरो साइकेट्रिस्ट से उन्होंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया उस बच्चे के लिए। पर्सनल हिस्ट्री में जो पता चला वो ये कि जो कपल आया था, वो बेबी लड़की जो थी 5 साल की, वो अडॉप्टेड थी। ऑल्दो उसको कभी भी जो पेरेंट्स से बात करके पता चला, कभी भी उन्होंने प्यार की कोई कमी नहीं होने दी, नॉट, उसको कभी अडॉप्टेड गर्ल की तरह ट्रीट नहीं किया था उन्होंने। मेंटल जनरल्स में वायलेंट एंगर, टीयर्स हर बुक्स एंड क्लोथ्स इन एंगर। ठीक है, बुक्स फाड़ देती थी, कपड़े फाड़ देती थी अपने, इतना ज्यादा उसका गुस्सा था। ऑब्स्टिनेट, बहुत ज्यादा जिद्दी थी, वो चीजें जो उसके पास थी ऑलरेडी तब भी बार बार जिद करना कि ये लेके आओ ये लेके आओ, जबकि वो सारी चीजें ऑलरेडी उसके पास है। ठीक है मैम, इसको ना बात करने की तमीज नहीं है, बड़ों से बहुत गलत शब्द भी बोल देती है। डिसरिस्पेक्ट्स एंड आर्ग्यूज विद हर एल्डर्स, अब्यूजेस देम इन एंगर। कभी भी किसी भी बात पर गुस्सा आ जाता है इसको और धड़कन तेज हो जाती है। फिर हॉबी क्या थी? टीचर टीचर खेलती है और फैमिली को सबको पढ़ाती है। मेकअप करना बहुत पसंद है इसको, अपने को अच्छे से बना के रखती है, कपड़े भी अपने चॉइस की ही सेलेक्ट करती है। लाइक्स टू गो टू स्कूल, स्कूल जाना पसंद है, बहुत ज्यादा फ्रैंक है टीचर के साथ। मेमोरी पावर बहुत अच्छी है, कुछ भी हो, पढ़ाई है, घर का सामान कहाँ रखा है कहाँ नहीं, सब याद रहता है। तो ये हम सिम्टम से पता कर सकते हैं कि ये जो केस है हमारे सामने, ये इन अटेंशन तो नहीं है, दिस इज हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी टाइप ऑफ एडीएचडी। सो नेक्स्ट मैंने पेशेंट से बात करना चाहा, बट उसने खाली अपना नाम बताया और फिर कुछ नहीं बोला। फिर उसकी मम्मी ने ये बोला कि नई जगह पर नहीं बोलती, बट फिर खुलेगी तो इतना बोलती है कि रुकती ही नहीं। सो श्योर शॉर्ट सिम्टम ऑफ हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी एडीएचडी। डज होमवर्क एंड हर डेली स्टफ बाय ओन। फिजिकल जनरल्स में जो मिला, दैट वाज डिजायर स्वीट्स, बाकी सब नॉर्मल। एंड ड्रीम्स जो थे, उसको भूत दिखते थे कभी कभी, मोस्टली वो उड़ जाती थी सपना देखते देखते, डरावने सपने जो दिखते थे। सो डायग्नोसिस इज एडीएचडी, हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी टाइप। ओके। और अगर हम इसका डायग्नोस्टिक स्केल में जाए तो 6 महीने से सिम्टम परसिस्ट कर रहे थे, और इस केस में, इस बच्चे के केस में 2 से 3 साल से, क्योंकि वो एलोपैथिक भी ले चुके थे इस टाइम ड्यूरेशन में, और अपना जो भी उन्होंने रिलीजियस नॉर्म्स के थ्रू जो भी चीजें की थी सब कर चुके थे, बट कोई आराम नहीं आया था। सो रूब्रिक्स क्या लिए? एंगर, वॉयलेंट, डिस्ट्रक्टिवनेस। ठीक है, तो ये बच्चे में एक तरीके का डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है। 5 साल का बच्चा अगर सबको गाली दे रहा है और इतने गुस्से में सारी चीजें कर रहा है, कपड़े फाड़ रहा है, बुक फाड़ रही है अपनी, सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्ट्रक्टिवनेस। ओके। बिहेवियरल प्रॉब्लम चिल्ड्रन इन फॉपिश, फॉपिश बिकॉज उसका पर्सनालिटी देख के, प्लस जिस तरीके का उसको रहना सहना पसंद है। मॉरल फीलिंग वांट ऑफ, ओके। मॉरल फीलिंग वांट ऑफ मतलब आप देख सकते हो केस में सोशली बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाया है, क्योंकि मॉरल्स की प्रॉब्लम है। ऑल्दो ऐसा नहीं है, घर में बहुत तहजीब वाले लोग हैं, बट बच्चा नहीं कम्युनिकेट कर पा रहा उसके साथ, जस्ट बिकॉज शी इज हैविंग एडीएचडी। ऑब्स्टिनेट, जिद्दी एंड ड्रीम्स घोस्ट। सो ये सब कंसिडर करके उसको लैकेसिस दिया था 200। एंड रेमेडी सिलेक्शन, इसमें काफी सारी रेमेडीज आ रही है, आप देख सकते हैं, लैकेसिस, नक्सवामिका, प्लैटिना, वेरेट्रम, टैरेंटुला, हायोसाइमस। तो मैंने लैकेसिस क्यों सेलेक्ट किया? फर्स्ट मीटिंग में कभी किसी से बात नहीं करती, बट जब ओपन अप होती है तो सबसे बहुत ज्यादा बात करती है, इतनी बात करती है कि उसको चुप कराना मुश्किल हो जाता है। सेकेंडरी एक्सट्रोवर्ट, लोक्वेसिटी, मेमोरी बहुत शार्प है उस बच्चे की, और एंगर, वॉयलेंट, डिस्ट्रक्टिव, फॉपिश, और थर्मल्स थे उसके हॉट। तो ये सब कंसिडर करके उसको लैकेसिस दिया गया 200, 2 डोजेस। एंड देन
फर्स्ट फॉलोअप जो आया उनका, ज्यादा रोती नहीं, ज्यादा जिद नहीं करती, अब लड़ती नहीं किसी से, बात भी मान लेती है। कोल्ड हुआ था इसको, 1 वीक रहा, बट कोई मेडिसिन नहीं दी, अपने आप ठीक हो गया। मैंने उनको बोल के भेजा था इफ कुछ चीजें ऐसी होती हैं तो जस्ट वेट एंड वॉच। ओके। देन सेकेंड फॉलोअप, ज्यादा और काफी अच्छा रिजल्ट आया, पहले से बहुत ठीक हो गई। ये उनके फादर के वर्ड्स थे कि गुड गर्ल बन गई है मैम ये तो। पेशेंट स्माइल्ड एंड टिल नाउ अभी तक पेशेंट नहीं आई है। 2-3 बस 2 से 3 महीने ही ट्रीटमेंट चला, उसके बाद आना ही नहीं हो पाया। शी इज डूइंग मच बेटर। ओके, तो ये एक पेशेंट का टेस्टिमोनियल वीडियो है, सेम पेशेंट। आप एक बार बता दीजिएगा अभिषेक, इसमें आवाज आपको आ रही है या नहीं? ओके मैम। ऑडिबल है? ऑडिबल तो, बट वीडियो शो नहीं हो रही अभी तक। अच्छा अच्छा। वीडियो इज नॉट शोइंग ऑन द स्क्रीन। 1 मिनट 1 मिनट। ओके। अभी बताइएगा आप ना, मैं फिर से शेयर कर रही हूँ। हाँ मैम, आप विजिबल है। ओके। साउंड क्लियर नहीं है। मतलब ऑडिबल नहीं है या क्लियर नहीं है? ऑडिबल भी नहीं, ऑडिबल तो है बट काफी ब्रेक डाउन हो रहा है साउंड में। अच्छा अच्छा। कोई नहीं मैम, यू कैन प्ले अभी मैम। बताइएगा। सो पेशेंट को पहले ट्रस्ट नहीं था कि पता नहीं होम्योपैथी से ठीक हो पाएगा नहीं हो पाएगा। देन इन्होंने मेडिसिन ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया। यही है। सो अभी आप इस बच्चे को देख सकते हो, ये वीडियो बनी है तो वीडियो में भी शाय फील कर रही है, बट इसकी जो बाकी की वीडियोस जो ये सेल्फ बनाती है उसमें शी इज, मतलब बस बोलती ही बोलती रहती है। शुरुआत में इसको प्रॉब्लम होती है एंड देन शी ओपन अप लाइक, सबसे ज्यादा बोलना, चीजों को इंटरप्ट करना। सो इनको भी ट्रस्ट हुआ आफ्टर मेडिसिन, आफ्टर होम्योपैथी। एंड अभी पेशेंट बेटर है, कंप्लीटली वेल एंड डूइंग गुड। एक और केस है। इसमें बैक कैसे जाएंगे? अभिषेक अभी दिख रहा है क्या स्क्रीन आपको? हेलो? यस मैम, अब दिख रही है स्क्रीन। ओके 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 ओके। सो नेक्स्ट जो केस है, ये हमारे 8 साल के बच्चे का केस है, बेबी बॉय। तो ये आए थे अपनी दादी के साथ आए थे क्लिनिक पर।
जैसे ही क्लिनिक पे आया उसके बाद ही बोलना, सबसे बात करना, सबसे उसने रिसेप्शनिस्ट के साथ इंटरेक्ट किया पहले, हाय हेलो की। और बाहर ये वेटिंग एरिया में ही घूमना, घूमना फिरना, गोल गोल घूमना, भागना इधर उधर शुरू कर दिया था। उसके बाद ये अंदर आए तो हेलो डॉक्टर, बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव बच्चा था ये, 8 साल का। एंड इसकी दादी ने बात करना शुरू की। उन्होंने बोला कि ये एक जगह चुप नहीं बैठता, बहुत ज्यादा ये घूमता रहता है, बहुत प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से इसको। और स्कूल में टीचर्स बहुत शिकायत करते हैं, तो कुछ ऐसा है जिससे ये शांत हो जाए। तो ये उनके फैमिली के वर्ड्स थे। तो फिर मैंने केस टेकिंग करना शुरू किया, सिम्टम्स पूछने शुरू किए। तो हिस्ट्री में क्या पता चला, पेशेंट के जो मौसी, हाँ मौसी के जो बच्चे थे, वो भी सेम चीज से सफर कर रहे थे, और पेशेंट की मौसी को भी सेम डिसऑर्डर था, मतलब एडीएचडी था उनके एज पर। ठीक? तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं, जो हमने रिस्क फैक्टर्स में देखा था, अगर फैमिली में भी किसी को है तो बच्चे में चांसेस बहुत ज्यादा है एडीएचडी होने के। ऑल दो बच्चे में घर का जो एनवायरनमेंट था, फैमिली का एनवायरनमेंट था, दैट वाज गुड। एंड जो बच्चा था पढ़ने में जीरो, कहीं ध्यान नहीं लगता था उसका, क्योंकि वो फोकस ही नहीं कर पाता था चीजों पर। ओके। तो ये सारे सिम्टम्स लेके हमने उसमें उसको एडीएचडी डायग्नोस किया। और बाकी के जो सिम्टम्स रेपर्टरी में लिए हमने, ते वो, हाँ, चौक मिट्टी ये सब इसका हिस्ट्री मिला। ऑल्दो अभी भी वो इतना नहीं खाता था, वो जो होती है दीवार, उसकी जो लेयर होती है उसको वो खाता था। बट पहले चौक मिट्टी पत्थर ये सब चीजें उसने बहुत खाई है। और एक जगह बैठता नहीं था, कॉन्टिन्यूसली घूमना। पीटीएम में भी यही रिमार्क्स आते थे उसके, कि बच्चा एक जगह नहीं बैठ पाता है, बैठे बैठे पैर हिलाना, नॉट लाइक दिस शेकिंग नहीं था, टू एंड फ्रो मोशन था उसके पैरों का। ओके। गुस्से में वही फैल जाता है बहुत ज्यादा, इतना जिद्दी है। हमने पढ़ा है ऑब्स्टिनेट भी एक सिम्टम है एडीएचडी का, ऑब्स्टिनेसी, वो जो बहुत ज्यादा आपको लग रहा है बच्चे में, मोर देन नॉर्मल। ओके। तो चीजें ना दिलाना, फैल जाना, रोना गाना बहुत ज्यादा नॉर्मल बच्चा करता है, बट अगर हर बार बच्चा यही सेम चीजें करे जा रहा है रिपीटेडली रिपीटेडली, और जिसकी वजह से माहौल खराब हो रहा है, तो वी कैन कंसिडर एडीएचडी। ओके। चीजें उसको चटपटी चीजें ज्यादा पसंद थी, चिप्स एंड ऑल। और कभी कभी जब नॉर्मली होता क्या था, एकदम से वो बीच में गायब हो जाता था। मतलब होता क्या है, बच्चा जो सबसे ज्यादा खेलता है घूमता है घर में, फैमिली उससे खुश रहती है, उसको देखती भी रहती है, इधर उधर दिखता रहता है। कभी कभी ऐसा होता था कि वो एकदम से अपने आप कोने में चला जाता था और रोता था। तो रीजन भी बहुत ढूंढा, पता लगाना चाहा मैंने कि क्या ऐसा क्यों। बट ना तो घर वालों को उसके बारे में कुछ आइडिया था, ना ही पेशेंट को कुछ आइडिया था, एज वो 8 साल का बच्चा ही था, छोटा बच्चा था। ये सब चीजें कंसिडर करके नाट्रम्यूर, सल्फर, टेरेंटुला, पल्सेटिला, नक्सवामिका, सीपिया, ये सारी रेमेडीज आ रही थी। पर जो पेशेंट जिस तरीके से, जो फर्स्ट इम्प्रेशन जो पड़ा पेशेंट का, सारी चीजें घूमना इधर उधर, उसके पेरेंट जो दादी ने बताया, वो बताने से पहले ही हमने देख लिया कि बहुत ज्यादा रेस्टलेस है बच्चा। उसको टैरेंटुला दिया था 200, एक डोज दिया था। देन आफ्टर 3 मंथ सेम डोज रिपीट किया था, बिकॉज उसकी बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी फिर से बढ़नी शुरू हो गई थी। बट अभी पेशेंट इज डूइंग वेल, और पेशेंट एग्री नहीं थे वीडियो एंड टेस्टिमोनियल के। हम पेशेंट के कंफर्ट के अकॉर्डिंग ही चलते। तो ये वाला केस हमारा टैरेंटुला से ठीक हुआ था, सेकंड वन। तो अभी अगर हम होम्योपैथिक पार्ट देखें इसका, तो इनअटेंटिव टाइप में आप देखोगे, इनअटेंटिव टाइप मतलब भोंदू बच्चा, जिसका ना तो पढ़ाई में ध्यान है, वो ध्यान ही नहीं लगा पा रहा है, बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ऐसे केसेस में स्लो रेमेडीज काम करती हैं, लाइक पेराइटास, कैलकेरियास, जो स्लो रेमेडीज हैं। हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी में वो रेमेडीज जो बहुत ज्यादा फास्ट है। ओके। जैसे कि ओफीडिया हो गया, और आपका स्पाइडर ग्रुप हो गया, एंड आपकी ड्रग रेमेडीज लाइक बेलेडोना, हायोसाइमस, ट्रेमोनियम। तो आप अगर रेपर्टरी में जाके रूब्रिक देखेंगे, या एडीएचडी के सिम्टम्स भी डालेंगे, तो आपको कई सारी रेमेडीज ऐसी मिलेंगी जो कि
मोस्ट ऑफ द रेमेडीज, ड्रग रेमेडीज, स्पाइडर रेमेडीज और आपका स्नेक रेमेडीज, प्लस पेन होता है हमारा टोटलिटी सिम्टम्स का, टोटलिटी क्या बैठ रही है सिम्टम्स की, उसके अकॉर्डिंग ही हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, किसी को केस से रिलेटेड या मैम एक एडीएचडी से क्वेश्चन रिलेटेड। डॉक्टर कांशा का क्वेश्चन है, इफ दिस इफ दिस प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इन यंग, व्हाट इज द मेडिसिन, विच मेडिसिन वी कैन गिव। ओके, सो यंग बच्चे में क्या सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं उसी पर डिपेंड करेगा क्या उसकी मेडिसिन आ रही है। उसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट अगर आपको मिल जाता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड रेमेडीज भी बहुत अच्छा काम करती हैं ब्लॉकेज क्लियर करने में पेशेंट का। सो डॉक्टर कांशा, जो बच्चा आपके पास आ रहा है उसमें आप ऑब्जेक्टिव सिम्टम क्या ले रहे हो, क्या क्या आपको दिख रहा है, और जो सब्जेक्टिव सिम्टम्स है वो क्या मिल रहे हैं, दोनों को मिला के टोटलिटी बना के क्या रेमेडी आ रही है वी कैन थिंक ऑफ। और रेमेडी डिफरेंशिएशन के लिए काफी सारे सिम्टम वाइज आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, थर्मल्स, स्पीड क्या है बच्चे की, और दिखता कैसा है। ओके, लाइक जैसा हमने अभी डिस्कस किया आपका, जैसे स्लो रेमेडीज मैंने आपको बताया, इनअटेंटिव टाइप एडीएचडी में बराइटस कैलकेरियास। ओके, तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन वही लीन थीन दुबले पतले हड्डी जैसे, मोस्टली इस टाइप के बच्चे मिलते हैं। ओके, ओबीज भी मिल सकते हैं, थुलथुले टाइप। ओके, तो दिखना, पेशेंट को देखना और सिम्टम्स लेना, सारी चीजों को जब हम मिलाते हैं तो उसी के बेसिस पर रेमेडी निकलती है। बट समटाइम पेशेंट डजेंट टेल सिम्टम। कोई बात नहीं, आप अटेंडेंट से पूछो, मैं तो फोन करवा लेती हूँ कि आप इनको फोन मिलाओ पेशेंट को। बच्चे में ही नहीं, इवन पेशेंट को जो सबसे अच्छे से जानता हो, अगर पेशेंट नहीं बता रहा तो उसके फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, फैमिली में कोई भी हो, आप उनसे भी बात कर सकते हो, तो वहां से काफी अच्छी चीजें क्लियर हो जाती हैं। और पेशेंट सिम्टम नहीं बता रहा, ये भी एक सिम्टम है, तो वी कैन डिग इट आउट। सुपरफिशियली नहीं लेंगे, लाइक हाइडिंग डिजायर फॉर, ये सब नहीं। क्यों पेशेंट नहीं बता रहा, हमें उसमें जाना है। सुपरफिशियली तो हम टैसिटर्न या कुछ भी ले सकते हैं, रूब्रिक उठा सकते हैं, बट पहले ही उस पे कि आपने वो पेशेंट नहीं बोल रहा तो हम ये इंटरप्रिटेट कर लें, मेरे अकॉर्डिंग एकदम से ठीक नहीं है, अगर यू आर नॉट श्योर शॉट कि हाँ यही रूब्रिक लगेगा। और कोई क्वेश्चंस? ओके। तो एक मिनट, अभी आपने बात की तो हम एक चीज शेयर कर देती हूँ मैं। गया, स्क्रीन तो विजिबल है ना यस मैम। अभी, हाँ होम मैम। स्क्रीन? यस मैम, इजी ओके, बात है। ठीक है, अगर हम खाली एडीएचडी डालते हैं तो ये दिख रहा है अभी सिम्टम और साइड में रेमेडीज। यस मैम। हेलो, क्या? तो इसमें ऑरम्यून, नेटोनेटम, कैलकेरिया फॉस, बराइटा फॉस, कैप्सिकम, हेलो, हायोसाइमस, टैरेंटुला थूचा, ठीक है, ये रेमेडीज है। अगर अभी हम थोड़ा सा इसको ब्रॉड बेसिस पे देखें तो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मिनिमम और सेलेक्टेड रेमेडीज दी हुई हैं, सो अदर रूब्रिक इज वी कैन गो विद बिहेवियर प्रॉब्लम्स। ओके, दैट इज इन सिंथेसिस। बिहेवियरल प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन वो सिंथेसिस में मिलेगा आपको, उसमें काफी सारी रेमेडीज मिल जाएंगी। ओके, बच्चा बहुत ज्यादा अब्यूसिव है, बात नहीं मानता है, ठीक है, तो मॉरल फीलिंग वांट ऑफ, ठीक है, तो इस काफी सारी रेमेडीज निकल के आती हैं ऐसे में। कैंट ने, डॉक्टर कैंट ने एनाकार्डियम, कालीब्रोम, ये सारी रेमेडीज दी हुई हैं, और कंप्लीट में बहुत सारी रेमेडीज हैं फॉर द सेम सिम्टम। ओके, तो पेशेंट किस, अब अगर हम एडीएचडी का ले लें, रेस्टलेस और हाइपर एक्टिव,
तो रेस्टलेसनेस रूब्रिक हम ले सकते हैं। ठीक है। और इसमें काफी सारी मेडिसिन हैं, आप देख सकते हो। ठीक है। सो माइंड रूब्रिक, रेस्टलेसनेस, बहुत सारी रेमेडीज हैं। तो ये सारे छोटे छोटे सिम्टम्स को मिला के अगर एडीएचडी का केस है तो हम इजीली रेपर्टराइज कर सकते हैं केस को। और किसी किसी को किसी कुछ डाउट हो? अब आ जाओ उस पर, कॉन्फ्लिक्ट। बहुत सारे रूब्रिक हैं। पेशेंट बहुत ज्यादा मदर से अटैच्ड है, तो अटैच्ड वेरी मदर टू। ओके। मम्मी टाइम नहीं दे पा रही है या कुछ भी, बहुत आपको ऐसा लग रहा है कि पेशेंट का अटैचमेंट, तो ये भी सिम्टम आप पूछ सकते हो कि फादर और मदर में से सबसे ज्यादा अटैचमेंट पेशेंट का किसके साथ है। आप उसमें भी देखोगे कि अटैचमेंट टू फादर और मदर, उसमें भी मेडिसिन बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट हो जाती हैं। पेशेंट लेफ्ट साइडेड है, राइट साइडेड है, ठीक है, तो सारी चीजें अगर आप लेके चलोगे तो रेमेडी मिलेगी और वो काम भी करेगी। ओके। सेपरेशन, सेपरेशन का भी रूब्रिक है, काफी सारे सिम्टम्स आपको मिलेंगे अलोंग विद रूब्रिक्स, एज पर द केस जो आप चाहते हो। और कोई क्वेश्चन, क्वेरी? मैम और अच्छा, थोड़ा सा फास्ट हो गया आज। मैम जीएनएम कैसे हेल्प करती है वैसे केस टेकिंग के लिए, इस केस में जी, एडीएचडी के? हाँ, जीएनएम से आप पता कर सकते हो, उसको आप पढ़ोगे, स्टडी करोगे तो एक इंडेक्स है जिसमें अल्फाबेटिकल वाइज सारे डिसऑर्डर्स आपके अरेंज्ड है। हम्म। एडीएचडी भी अगर आप सर्च करोगे तो उसमें दो ही कॉन्फ्लिक्ट निकल के आ रहे हैं, फीलिंग स्टक और सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट। स्टक कॉन्फ्लिक्ट मतलब आप मान लो एक रूम में फंस गए हो, तो आप क्या करोगे? दो चीजें करोगे, या तो आप कोने में शांत बैठ जाओगे, कोई नहीं या है बाहर? आसपास, हेल्प के लिए भी कोई नहीं, और बहुत ज्यादा पैनिक हो जाओगे, इधर उधर घूमोगे, इधर उधर चलते फिरते रहोगे। ओके। या सो समझ आ गया आपको? यस मैम। हेलो? या यस मैम। तो ये स्टक फीलिंग है। कोई भी पर्सन कहीं फंसा हुआ है, अब इसका मतलब ये नहीं कि रूम में फंसा हुआ है, नहीं, वो किसी ऐसे सिचुएशन में, कंडीशन में फंसा हुआ है, ना तो वो निकल पा रहा है ना ही उसको फेस कर पा रहा है, तो बॉडी ऑटोमेटिकली ऐसे सिम्टम्स रिस्पॉन्ड करती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, पेशेंट, सॉरी, पेरेंट्स दबाव बनाते हैं बच्चों पे कि आपको बहुत अच्छे स्कोर लेके आने हैं। ओके। नहीं यस मैम। करोगे तो हम आगे की पढ़ाई नहीं कराएंगे। ओके, तो वहां तो बच्चा फंस गया ना, और बच्चा उस चीज के कैपेबल भी नहीं है, इतना टैलेंटेड भी नहीं है, तो ये स्टक फीलिंग डेवलप हो सकती है बच्चे में। फंसा हुआ फील कर सकता है वो कि मैं अच्छे हम्म। ग्रेड भी नहीं ला ला पाऊंगा और ये भी नहीं, तो ये स्टक एनवायरमेंट हो गया बच्चे के लिए। ओके। यस मैम। या पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट हैं कि जब देखो पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बाहर नहीं भेज रहे हैं बच्चों के साथ, उसको इंटरेक्ट नहीं करा रहे हैं, घर पे ही रख रहे हैं, तो ये भी एक स्टक फीलिंग डेवलप कर सकती है बच्चे में, along with loneliness. ओके। तो यस मैम। सिचुएशंस ही हैं डेफिनेटली जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती हैं, एंड कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या क्या डिसीजेस हो सकती हैं, वही जीएनएम, जीएनएम के अंडर है। सेपरेशन में भी वही है। आप अगर कुछ भी ऐसी कोई चीज है जिससे बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, कुछ हो, उससे सेपरेट हो जाते हो, तो हम्म। उसमें बच्चों में एडीएचडी, खाली एडीएचडी नहीं, स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, स्किन क्या करता है, यूनिटी बना के रखता है, आपस में कनेक्टेड रखता है। तो कुछ भी ऐसा लाइफ में पर्सन के हुआ हो, जिस जो कि सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट उसने राइज कर दिया हो पर्सन में, जिसकी वजह से सोरियासिस, एक्जिमा, या आप कुछ भी XYZ जो भी हमारी डिसीजेज होती है स्किन रिलेटेड, वो डेवलप हो गई हो,
तो इट्स नॉट लाइक सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट होगा तो एडीएचडी होगा, नहीं। सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट से काफी सारे डिसीजेस रिलेटेड है। ओके। स्टक कॉन्फ्लिक्ट से भी बहुत सारी चीजें रिलेटेड है। तो उसके लिए थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। आप, आपके सबसे सिंपल है कि आपके पास केस किस चीज का है, आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करोगे तो आपको धीरे धीरे माइंड में सेट होता रहेगा। हम्म। ये है। मैंने देखा था, जैसे आपको बायो पढ़ रहा था मैं, तो मैंने मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 देखा था प्रिडिक्टिव का। हम्म। जैसे हम्म। हुआ है, तो मैम वो कैसे बेनिफिशियल होगा? जैसे कि मैं अभी करंटली सेकेंड ईयर में हूँ इन नेहरू, दिल्ली। ओके ओके ओके। तो मैं अपने सीनियर से ये बात करता था कि जीएनए में क्वेश्चन पूछा, तो माय सम ऑफ माय सीनियर्स आर लाइक डूइंग दिस। तो मैंने हम्म। उनसे ये पूछा कि हाउ दे आर गोइंग टू हेल्प इन माय प्रिस्क्रिप्शन। एंड ऑल्सो मैंने प्रिडिक्टिव, मेरे एक टीचर हैं वो काफ़ी अच्छा वो करते हैं मतलब प्रिडिक्टिव में, तो उन्होंने मुझे बताया था मॉड्यूल्स वगैरह के बारे में। तो आई वांट टू नो कि मतलब कैसे ये हेल्प करते हैं इन प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसा फर्स्ट केस था वो लैक्टेसिस जिस बच्चे को दी थी, हाँ तो मैम। उसके बाद उसको कोल्ड हुआ। अब हमें ये तो पता है कि डिस्चार्ज इज एमिलरेट, मतलब डिस्चार्ज अगर आ रहा है बॉडी में से बाहर तो आपका केस गुड उसमें जा रहा है। जी। ठीक है, गुड साइड जा रहा है। ओके। हम्म। पर डिस्चार्ज कहाँ कैसे कैसा हो रहा है, हाउ वुड यू नो? सपोज उसको कफ कोल्ड होता, फीवर होता, ब्रेथलेसनेस हो जाती और नोज से ब्लीडिंग हो रही होती, तो आपका प्रिस्क्रिप्शन रॉन्ग होता, लैक्टेसिस गलत रेमेडी होती। तो गलत रेमेडी है। केस कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्या सिम्टम्स उसमें आ रहे हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं फॉलोअप्स में। कैन 12 ऑब्जर्वेशन। यस मैम। हाँ। तो वहां पे प्रेडिक्टिव का रोल आता है लेयर बाय लेयर, मतलब कैसे एक सेल से एम्ब्रियो बना, एंड देन एम्ब्रियोलॉजी का भी उसमें रोल है। कहाँ से क्या चीजें डेवलप हुई हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, 3 लेयर्स होती हैं। किस लेयर से कौन सा ऑर्गन जनरेट हुआ है, ये डिपेंड करता है। ओके। हाँ मेसोडर्म मैम। ऑल रिलेटेड टू कनेक्टिव टिश्यूज, बोन्स एंड ऑल। एंड एक्टोडर्म जो होगा ये सारे आउटर चीजें जो भी हैं। आउटर चीजों एंडो, के लिए, हाँ, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। चल के आ रही है, उसमें प्रिडिक्टिव हेल्प करता है, प्लस सिम्टम्स को डिफरेंशिएट करने में भी। और मान लो 4-5 दवाइयां आ रही हैं आपके टोटालिटी में, तो चार पांचों को आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? इफ यू हैव गुड नॉलेज ऑफ मटेरिया मेडिका एंड द रेमेडीज, सो इजीली आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। ओके मैम, थैंक यू मैम। और मैंने काफी कुछ उससे सीखा, मैं आपको बताती हूँ। हाँ मैम। पीडियाट्रिक्स में डेफिनेटली अभी मेरे को 5 ईयर हो गया है प्रैक्टिस करते हुए, तो बच्चों में कहाँ कुछ समझ में आता है शुरू में, बट बहुत ज्यादा हेल्प मिली मेरे को। पीडियाट्रिक का एक मॉड्यूल आया था इनका, वो अटेंड किया था मैंने। बहुत डिटेल में हर एक रेमेडी का बच्चा बताया हुआ है, किस तरीके का दिखेगा आपको क्लिनिक पे। बायस नहीं होना, तो उससे क्लियर हो जाता है थोड़ा थोड़ा, हाँ इस तरीके की पर्सनालिटी अगर दिख रही है तो ऐसा हो सकता है। प्लस सिम्टम्स मैच कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। तो ऐसा है। थैंक यू मैम, मैं देखूंगा इसके बारे में, या श्योर। सर्चिंग ऑल ऑफ दिस ना। यस मैम। नहीं नहीं, गुड गुड पढ़ो। सो ऑलमोस्ट टाइम हो गया है, किसी और को कोई क्वेश्चन हो? लास्ट 2 मिनट्स। इंग्लिश टीम इज ऑल्सो हेयर। सहानी सर आए हैं शायद अभी। वेट। हाँ। सर यू कैन। हम्म। यस सर हेलो। यू कैन। हाँ। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी एट द प्लेटफॉर्म। अच्छा कासना जी आप आ गई ना। हाँ चलिए जी। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना हुआ। नहीं नहीं, बस अब निकलना अब ही है। अभी का क्या मीटिंग है आपका? नहीं, मीटिंग नहीं है हमारा, वो क्रिसमस और न्यू ईयर का सेलिब्रेशन है एसोसिएशन का गाजियाबाद के। अरे क्रिसमस डे ये मना रहे हैं हम लोग। हाँ जी। ये क्रिसमस हम लोग यहीं पर मनाते हैं, हम लोग बाहर नहीं मनाते हैं। अच्छा चलो होम्योपैथी बढ़िया। होम्योपैथी में क्रिसमस मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा रहा, आप आई हैं फिर थैंक यू आप, सर, थैंक यू। और फिर से आते रहिए, है ना। अच्छा श्योर जी। रहेगा काफी। और थैंक अच्छा यू सर। प्रेजेंटेशन था, तो कीप थैंक यू। यू कमिंग।
मैं आपसे बात कर लूंगा, फिर अगला सेशन आपके लिए फिक्स कर लूंगा। Sure, sir, sure. या Okay. तो आई थिंक इट इज ओवर नाउ Yes, एंड sir. द Thank टाइम you, इज अप, आई everyone. थिंक डॉक्टर अभिषेक। Yes, sir. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for this wonderful session. Now I'm handing over this meeting to our next team. Anjali, ma'am, you can start now. Thank you, Hindi team. Thank you, Dr. Abhishek and Sahani sir.